हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में हम लोग बात किए थे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सिंपली बोलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है उसके कंडक्टिविटी को, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट कर सकता है, वेरी कर सकता है उसके कंडक्टिविटी को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है या मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब ये डालते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए NaCl डाले, NaCl है इसमें, तो NaCl होगा तो क्या होगा, इसमें Na प्लस होगा और प्लस Cl माइनस होगा, यही होगा। क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस। अब ये Na प्लस और Cl माइनस जो है ये आयंस है और यही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये आयंस जो होगा माइग्रेट होगा अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स। मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो कैटायन इधर होगा, एनायन इधर होगा। ठीक है, तो ये इसमें जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में बात किया जाए। जैसे अगर NaCl के अलावा दूसरा कोई रख दिया जाए, NaCl के अलावा KCl डाल दिया जाए, फिर KCl के अलावा CH3 COOH डाल दिया जाए, एसिटिक एसिड डाल दिया जाए, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके कंडक्टेंस पे, या जो भी टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करा दिया जाए, या ऐसा हो या डिक्रीज करवा दिया जाए, या ऐसा हो तीसरा हम लोगों को ऐसा हो कि ये इसका कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इन सारे फैक्टर में जो चेंज करेंगे तो इसमें इसका जो कंडक्टेंस होगा उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो जब हम लोग बात करें इंपैक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बाय चेंजिंग सम फैक्टर, कुछ फैक्टर को आप चेंज करके और उसमें क्या वेरिएशन ला सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक के कंडक्टेंस के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अगर बात किया जाए तो या तो बोलेंगे वेरिएशन या फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो पहला होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसका अलग होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसका अलग होगा। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
because it occurs due to movement of क्या आयंस। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बात किया जाए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर बात किया जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, कंडक्टेंस जो होगा ज्यादा होगा इन कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इट हैज क्या होगा, इट हैज हाई कंडक्टेंस, हाई कंडक्टिविटी, इट हैज हायर कंडक्टिविटी देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इट इज बिकॉज इट इज completely ionized, completely ionizes, therefore it has higher number of ions, higher number of ions। अब ज्यादा आयंस होने के वजह से ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करता है क्या, नंबर ऑफ आयंस पे। ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो होता है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जिसके वजह से इसका कंडक्टेंस जो होगा ज्यादा होगा। अब है वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर बात किया जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज। सो ये इसका जो होगा कंडक्टेंस जो होगा स्ट्रॉन्ग के कंपेयर में कम होगा। ठीक है, दूसरा है बी नंबर में, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात किया जाए तो क्या है, इट आयोनाइजेस, इट पार्शियली आयोनाइजेस, और पार्शियली आयोनाइज होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस कम होगा। इट पार्शियली ionizes, so it has lesser number of ions, so it has lower conductivity। लोअर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोगों को, अब जब बात कर लिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, तो हम लोग बात करेंगे डाइल्यूशन पे। क्या बात करेंगे अब, डाइल्यूशन पे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, या सिंपली बोल सकते हैं कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवाइएगा वैसे वैसे क्या होता है, एक्चुअली कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है। क्यों, दूसरा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का इफेक्ट जनरली जो है, जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कहने का मतलब
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवाना। अब कंसंट्रेशन को जब डिक्रीज करवाइएगा तो क्या होगा, ये जो होगा कंडक्टिविटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करता है? जनरली conductivity increases with decrease in concentration। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवाने से that is increase in dilution। डायलूशन के साथ ये होता है, क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। एंड इट इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होगा। देखिए जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिनियरली जो है वो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज करवाइएगा वैसे वैसे ये जो होगा लिनियरली इंक्रीज करेगा इसका कंडक्टिविटी। अब पहला अगर बात कर लिया जाए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर इसके लिए बात किया जाए तो जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाए, इधर अगर मोलर कंडक्टिविटी रखा जाए लेमडा और इधर लेमडा एम और इधर रखा जाए 1/रूट आवर कंसंट्रेशन का अगर रखा जाए तो जनरली लाइक दिस होगा ग्राफ। ये जैसे KCl या NaCl का हम लोग ले सकते हैं, तो इस टाइप का ग्राफ होगा। मतलब लिनियरली जैसे जैसे डाइल्यूशन आप डिक्रीज करवाइएगा वैसे वैसे ये लिनियरली क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा कंडक्टेंस। ठीक है, ऐसा इसलिए लिनियरली इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ आयंस सेम ही रहेगा, लेकिन फोर्स बिटवीन आयंस वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इंटर आयनिक फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाता है, जिससे क्या होता है, आयंस जो हो जाता है मोर फ्री, लूजली होल्डेड हो जाता है। लूजली होल्डेड कहने का मतलब उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम जाता है, जिसकी वजह से आयंस के एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाता है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है और इंडिपेंडेंट मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इट इज जनरली मोलर कंडक्टेंस लेमडा एम जो होगा वो इंक्रीज करता है विथ डाइल्यूशन it is due to decrease in interionic फोर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिटवीन आयंस इन सॉल्यूशन, बिटवीन आयंस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होता है, आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोगों को इसका जो होता है मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है डाइल्यूशन के साथ। फिर सिमिलरली हम लोग अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डाइल्यूशन जैसे जैसे करवाइएगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने के वजह से नंबर ऑफ आयंस हम लोगों को क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, अब हम लोगों को मोर नंबर ऑफ एजेंट्स आर
अवेलेबल फॉर वर्क, मतलब मोर नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल फॉर द वर्क, देयरफॉर द वर्क इफिशियंसी इंक्रीजेस, देयरफॉर कंडक्टिविटी जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे देखिए बी नंबर में है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर ग्राफ देखिएगा तो ऐसे आएगा, जैसे ये St के सीट फॉर्मिक एसिड के लिए आप देखेगा तो लाइक दिस आएगा, ऐसा आएगा। इधर मोलर कंडक्टेंस रहेगा, इधर रूट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सी, 1 रूट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब ऐसा रहे तो इसका मतलब ऐसा इसलिए होता है, ये भी इंक्रीज करता है लेकिन लाइक दिस धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो ये क्या होगा, ऐसा इसलिए होता है सिंस क्या है, विथ डाइल्यूशन number of ions increases of weak electrolyte, that is number of ions, that is ionization increases, ionization कहने का मतलब degree of dissociation increases, degree of dissociation इंक्रीज करता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस, देयरफॉर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करता है जिसके वजह से लेमडा एम जो होता है, लेमडा एम इंक्रीज करता है। और आप किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, वेयर अल्फा जो होगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ये लेमडा सी जो होता है मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, और लेमडा नॉट एम जो होता है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस। तो ये हम लोगों को थीम है, जो मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करने के वजह से क्या होता है, इंक्रीज करता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने के वजह से हम लोगों को इंक्रीज करता है। तो दोनों के केस में डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है, डिफरेंट रीजन है, जिसके वजह से हम लोगों को डाइल्यूशन के साथ जो होता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करता है। अब लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा क्या होगा, मोलिकुलर या आयनिक वाइब्रेशन जो है, मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है, और जितना ज्यादा आयंस जो होगा मोशन में स्पीड जितना ज्यादा आयंस का बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है का स्पीड रेट जो है उस पे डिपेंड करता है फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, टेम्परेचर का अगर बात किया जाए, टेम्परेचर का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, थर्ड है, तो टेम्परेचर का इंपैक्ट का बात किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर
ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब स्पीड, आयनिक स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से अब जैसे इसको हीट कीजिएगा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशंस जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हो जाएगा एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, फ्री हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। और मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज कर जाने के वजह से हम लोगों को क्या होगा, आयनिक कंडक्टिविटी जो है इसका इंक्रीज कर जाएगा, मतलब दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब बात किया जाए हम लोगों को क्लोरोस लॉ के बारे में। क्लोरोस लॉ बताता क्या है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोरोस लॉ। तो वीक पहले उससे पहले हम लोगों को क्लोरोस लॉ से पहले जानना पड़ेगा इनफाइनाइट या इसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, या कंडक्टिविटी का कहिए, इनफाइनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। लिमिटिंग कहने का मतलब लिमिट है, उसके बाद या तो बढ़ नहीं सकता नहीं तो घट नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसा कंसंट्रेशन जिसपे किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो, उससे ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, उस टाइम जो कंडक्टिविटी होगा किसी इलेक्ट्रोलाइट का, उस कंडक्टिविटी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग या इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। तो ये तब हो सकता है, आप जानते हैं क्या, कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है, मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करवाइएगा वैसे वैसे क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब कंसंट्रेशन जो हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब डाइल्यूशन जो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो द मोलर कंडक्टेंस of an electrolyte at infinite dilution is known as limiting मोलर कंडक्टेंस। अब देखिए इसके बारे में कैसे हम लोग बात करेंगे। देखिए ये मोलर कंडक्टेंस है, और ये मोलर कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन कहां पहुंच रहा है, 0। और जब कंसंट्रेशन डाइल्यूशन जो है वो मतलब कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन जब इनफाइनाइट हो जाएगा मतलब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन मतलब क्या, कंसंट्रेशन अगर 0 को पहुंचेगा तो क्या होगा, डाइल्यूशन जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा एम सी टेंस टू 0, या ऊपर आप पुट कर सकते हैं सी टेंस टू 0, देन इट इज नॉट नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसी को। तो ये हम लोगों को हो गया क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब हम लोगों को जानना है क्लोरोस लॉ। क्लोरोस लॉ क्या होता है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो क्लोरोस लॉ कहता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो सम होगा उसमें जो प्रेजेंट आयंस है उसके आयनिक कंडक्टेंस की।
क्या होता है? क्लोरोस लॉ। क्लोरोस लॉ क्या कहता है? कहता है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस of weak electrolyte is directly proportional, is the sum of ionic conductance of weak electrolyte, that is lambda naught m is equals to lambda m cation plus lambda naught m anion। ये कहता है हम लोगों को क्लोरोस लॉ। क्या क्लोरोस लॉ क्या बोलता है? एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आयनिक आयंस क्या होगा? कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसमें या तो केटायन होगा या एनायन होगा। अब नंबर ऑफ केटायन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x और नंबर ऑफ एनायन को एज्यूम कर लेते हैं y। वेयर क्या हो जाएगा? वेयर x एंड y are the number of cation and anion। ठीक है, अब देखिए टोटल केटायन कितना है? x और एनायन कितना है? y। ठीक है, और x का मोलर कंडक्टेंस क्या है? लेमडा m नॉट प्लस, और y का मोलर कंडक्टेंस कितना है? लेमडा m माइनस। ठीक है, तो अब इसके वजह से हम लोगों को क्या हो गया? ये सम हो गया। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में ऐसा रहा जैसे हम लोगों को एसिटिक एसिड का हम लोगों को मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस किसका? एसिटिक एसिड का CH3COOH एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये ब्रेक करेगा तो क्या देगा? H प्लस देगा और CH3COO माइनस देगा। अब ये इस साइड से ऐसा ब्रेक होता है तो इधर भी सम लगाना है। किसका? लेमडा नॉट और किसका? H प्लस का, और प्लस किसका? लेमडा नॉट किसका? CH3COOH का। ऐसा हम लोगों को यूज करना है। तो ये हम लोगों को हो गया वीक इलेक्ट्रोन। एक और दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोगों को ऐसा रहा फॉर्मिक एसिड का हम लोगों को मोलर कंडक्टेंस निकालना हो फॉर्मिक एसिड का, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH। अब इसका हम लोगों को मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड निकालना है। तो फॉर्मिक एसिड का क्या हो गया? HCOOH, और ये क्या होगा? सम होगा इसके आयनिक कंडक्टेंस। ये ब्रेक करेगा तो क्या देगा? ये देगा H प्लस और प्लस देगा HCOO माइनस। अब क्या हो जाएगा? लेमडा m नॉट किसका? H प्लस का और प्लस लेमडा m नॉट किसका? HCOO माइनस का। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर ले। ऐसा रहा हम लोगों को डिफरेंट नंबर ऑफ केटायन और डिफरेंट नंबर ऑफ एनायन, जैसे AlCl3 अगर ये ब्रेक करता है तो क्या देगा? Al3 प्लस देगा और प्लस 3Cl माइनस देगा। अब इसके केस में हम लोगों को लेमडा
मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकालना हो, किसका, AlCl3 का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेमडा एम नॉट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 प्लस, और प्लस क्या आ जाएगा, कितना Cl है, तो 3Cl है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेमडा एम नॉट और Cl माइनस। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे किसी का भी, ठीक है। तो ये हम लोगों को हो गया क्या, मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलोइडस लॉ। अब हम लोगों को जब कोलोइडस लॉ हो जाता है, जब हम लोग कोलोइडस लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसका फायदे क्या होगा, क्या हम लोग इसका यूज कर पाएंगे, किस क्या फायदे होगा हम लोगों को कोलोइडस लॉ पढ़ने से, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो कोलोइडस लॉ का एप्लीकेशन का अगर बात किया जाए तो कोलोइडस लॉ का यूज कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्या, एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडस लॉ। क्या एप्लीकेशन है कोलोइडस लॉ का, अगर बात किया जाए तो पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन इन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। फिर दूसरा कैसे यूज करेंगे, जैसे एस्टिक एसिड रहा CH3COOH के लिए हम लोग अगर कैलकुलेशन करना चाहें, इसके लिए लेमडा नॉट CH3COOH, तो हम लोग दूसरे आयंस के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आयंस कौन कौन सा है, तो CH3 लेमडा M किसका है, CH3COO माइनस और प्लस लेमडा MH प्लस का। अब देखिए एनी हाउ हम लोगों को लाना है, जैसे मान लीजिए, और इसके लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे सोडियम एसीटेट के बारे में दिया हुआ है, हम लोगों को सोडियम एसीटेट के बारे में दिया हुआ है, फिर हम लोगों को HCl के बारे में दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हम लोगों को निकालना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सोडियम एसीटेट को और HCl को, मतलब सोडियम एसीटेट में से इसको और HCl को माइनस कर लेंगे, हम लोगों को तुरंत पता चल जाएगा क्या, किसका, एस्टिक एसिड का हम लोगों को पता चल जाएगा क्या इसका मोलर कंडक्टेंस होगा। तो हम लोग ऐसे यूज करके हम लोग कर लेते हैं। अब जो है दूसरा एप्लीकेशन, इसका दूसरा एप्लीकेशन कैसे होगा, तो इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा कैलकुलेशन में। तो इसका अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू जो होता है हम लोगों को लेमडा MC और लेमडा नॉट M। मतलब क्या हुआ, हम लोगों को ये जो है वो क्या डिपेंड बता रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हम लोगों को मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन
और ये क्या बता रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब हम लोगों को अगर कंसंट्रेशन सी पे मोलर कंडक्टेंस पता है और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस पता है, तो उस टाइम कितना परसेंट आयन जो होगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट हो रहा है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग सारे इंफॉर्मेशन जो है इसके हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या कहिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, या कह सकते हैं हम लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो थर्ड पॉइंट है इन कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट के का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा, CH3 COO माइनस और H+ देगा। अब देखिए इसका कुछ तो इनिशियली ये 0 रहा होगा और ये इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए A रहा होगा। ठीक है, एट ए सर्टेन टाइम इसका जो है अल्फा पार्ट जो है वो डिसोसिएट कर गया होगा, तो इसका क्या बचेगा, C माइनस A माइनस अल्फा। ठीक है, अब ऐसा रहा होगा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर जे हम लोग ऐसा A अल्फा माने तो A माइनस, यहाँ पे A भी तो लगेगा ना, A और माइनस हो जाएगा A अल्फा, या C पुट कीजिए, जनरली हम लोग C पुट करते हैं तो C अल्फा आ जाएगा। एक में से C टूट गया तो बचा क्या, C1 माइनस अल्फा। 1 में से अल्फा ब्रेक किया और C में से क्या हो जाएगा, C अल्फा ब्रेक करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये आ जाएगा। और आप जानते हैं इसके लिए डिसोसिएशन के ए इक्वल्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट माइनस का और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट, ये आ जाएगा। अब ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो हम लोग क्या आ जाएगा, K इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम क्या है, C अल्फा पुट कीजिए, C अल्फा और इंटू क्या आ जाएगा, C अल्फा और बाई क्या आ जाएगा, नीचे क्या है C इंटू 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो गया तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर C और बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये हम लोगों को आ जाएगा। और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर क्या आ जाएगा हम लोगों को, K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C। ठीक है, हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लोगों को ये आ गया, और अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये हो गया, उसके बाद हम लोग एक और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं ऑफ स्पेरेंगली सोल्यूबल साल्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोगों को ये देखते हैं। अब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फोर्थ पॉइंट है हम लोगों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ
स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट, स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट। स्प्रैंगली का मीनिंग क्या होता है? स्प्रैंगली का मतलब पार्शियली, मतलब बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस सोल्यूबल। और वैसे साल्ट जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता हो, पेप्ट फॉर्मेशन साल्ट को हम लोग जनरली स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट बोलते हैं। अब पेप्ट फॉर्मेशन साल्ट का एग्जांपल जैसे क्या हो गया? AgCl, AgCl। और मान लीजिए ये सोल्यूबल है, एक्वस बनाता है, तो ये क्या होगा? जो सोल्यूबल होगा वो ही आयंस में ब्रेकेबल होगा, Cl माइनस, ये सारे एक्वस का फॉर्मेशन करेगा। अब मान लीजिए इसका सॉल्युबिलिटी S है, तो ये कितना देगा? SS। देयरफॉर इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग ये KSP से रिप्रेजेंट करते हैं, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका KSP क्या हो जाएगा? KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? S इंटू S, S इंटू S। अगर कोई ऐसा साल्ट हो, ऐसा हो जैसे BaSO4, ये ब्रेक करेगा, Ba देगा 2+ और SO4 2-, तो हम लोग को क्या दे देगा? इसका अगर सॉल्युबिलिटी S है, इसका सॉल्युबिलिटी S है, तो इसका क्या हो जाएगा? KSP। KSP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? S²। ऐसा हो तो हम लोग ऐसे साल्ट के लिए अगर जो हम लोगों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे? तो आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? कंडक्टिविटी सिंस क्या होता है? कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है? या मोलर कंडक्टिविटी लगाइए, मोलर कंडक्टिविटी ना कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? कप्पा इंटू 1000 और भाई क्या होता है? M। अगर ये M को M इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी हो तो हम लोगों को इसका M इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी हो तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा? सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कप्पा इंटू 1000 और बाई लेमडा M। ये इसके हेल्प से हम लोग ये निकालेंगे और KS तो ये पता हो जाएगा। ये सॉल्युबिलिटी को हम लोग क्या S से रिप्रेजेंट करेंगे, S इक्वल्स टू हम लोगों को पता हो जाएगा और इसके हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? KSP। आप जानते हैं, अब KSP लगा लीजिए सिंस KSP इक्वल्स टू हम लोग जैसे ये निकला, अब जैसे इसके हेल्प से हम लोगों को KSP निकल जाएगा। अब हम लोगों को जैसे एग्जांपल एक और ले, ऐसा ले AlOH का होल 3 और इसका सॉल्युबिलिटी, ये भी प्रेसिपिटेट बनाता है और इसका हम लोगों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो तो ये अगर डिसोसिएट होता है तो क्या देगा? Al3+ और +3OH माइनस। तो मान लीजिए इसका इनिशियली सॉल्युबिलिटी S रहा होगा, ये 0 रहा होगा और ये बनाया होगा जब 0 हुआ होगा तो ये SS हुआ होगा, तो क्या आ जाएगा? अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका 1 का तो S है तो 3 का क्या हो जाएगा? 3S। अब क्या आ जाएगा हम लोगों को? KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L और इनटू क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का पावर 3। अब इसका तो S है इनटू इसका हो जाएगा क्या? 3S का क्यूब, S इंटू क्या आ जाएगा? 27S क्यूब, देयरफॉर क्या आ जाएगा? 27S4। हम लोगों को इसका KSP आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग कोल्डहाउस लॉ का एप्लीकेशन करके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये था हम लोगों को
कुलरॉस लॉ का एप्लीकेशन और फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। लगभग हम लोगों को इस चैप्टर का जितने भी मैथमेटिकल पॉइंट था और थ्योरेटिकल पॉइंट था वो फिनिश्ड हो चुका है। एक पॉइंट बचा हुआ है हम लोगों को, कमर्शियल बैटरी क्या होता है, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल क्या होता है, ये बचा हुआ है टॉपिक, और एक क्रोशन बचा हुआ है टॉपिक। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।